हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इन्वेस्टिंग के ऊपर है। और बुक का नाम है 100 बेगर्स। बेगर्स वर्ड का यूज पहली बार पीटर लिंच ने अपनी बुक्स के अंदर किया था। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने तो बहुत ही अच्छी बुक्स लिखी हैं। एक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और दूसरी है बीटिंग द स्ट्रीट। तो जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग के ऊपर अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये दो बुक्स आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेगर्स का जो मतलब है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के अंदर, दैट इज टाइम्स। तो जब हम 100 बेगर्स कह रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज स्टॉक्स इन विच पीपल हैव गॉट 100 टाइम्स रिटर्न्स। या लोगों को भले ही रिटर्न्स ना मिले हों मगर इन स्टॉक्स ने 100 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। तो इनिशियली ये जो स्टडी है वो थॉमस फेल्प्स ने की थी, जिसमें उन्होंने 1926 से लेकर 1971 के बीच में जो स्टॉक्स 100 बैगर हुए थे उनको कवर किया था। और उन्होंने उसके ऊपर जो स्टडी की थी उसके ऊपर एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम है 100 to 1। ये बुक आगे चल के क्रिस मेयर ने पढ़ी ये स्टडी जो है, और उनको ये स्टडी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्टडी को अपडेट किया जाए और आगे एक्सटेंड किया जाए। तो उन्होंने अगेन स्टडी को अपडेट किया, एक्सटेंड किया और 1962 से लेकर 2014 तक के मल्टी बैगर्स भी नहीं बल्कि 100 बैगर स्टॉक्स को यहां पे कवर किया। दोनों ऑथर्स ने, मतलब जो पहले बुक लिखी गई और जो बाद में बुक लिखी गई, इन दोनों बुक्स के अंदर 365 स्टॉक्स कवर किए गए थे। और इस स्टडी के अंदर बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि यहां पे ऐसे कौन से फीचर्स हैं या ऐसे कौन से क्वालिटीज हैं या ट्रेड्स हैं जो कि इन कंपनीज के अंदर कॉमन है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है ताकि इन्वेस्टर्स के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया जा सके। तो इस बुक में से हम जो इंपॉर्टेंट लेसन देखेंगे, सीखेंगे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट तो यही बताता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं या ट्रेड्स हैं या फीचर्स हैं जो कि इन 100 बैगर्स के अंदर होते हैं, ताकि हम अपकमिंग 100 बैगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और एक टेम्पलेट हम यूज कर सकें। और दूसरा है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज एज एन इन्वेस्टर हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि इन 100 बैगर्स से हम मैक्सिमम रिटर्न्स ले सके। तो यहां पे क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकें जिनमें कि वो क्वालिटीज हैं और साथ ही साथ हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज हम डेवलप कर सके ताकि हम उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके दोनों पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटीज और ट्रेड्स जो कि इन 100 बैगर्स के अंदर आमतौर पे हमको देखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है बाय व्हेन द कंपनी इज स्मॉल इन साइज। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे जो भी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स का भी यूज करेंगे। तो इसीलिए हम यूएस की जो कंपनीज हैं उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ जो इंडियन कंटेक्स्ट में कौन सी कंपनीज को हम कवर कर सकते हैं उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट व्हेन द साइज ऑफ कंपनी इज स्मॉल। लोग कई बार क्या करते हैं कि आप 100 बैगर्स तो ढूंढ रहे हैं मगर आप लार्ज कैप में ढूंढ रहे हैं। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, इन्फोसिस का आज जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड 7 लाख करोड़। तो इन्फोसिस, अगर हम 20 से 25 साल पहले की बात करते, 25 साल पहले अगर हम देखते, तो तब इन्फोसिस की जो क्वालिटी थी और आज जो इन्फोसिस की क्वालिटी है, उस इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम ये कह सकते हैं कि आज कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो
क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी गुड। बट यदि आप उस कंपनी को 7 लाख करोड़ में खरीदते हैं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव 100 बैगर। यहां से वो 100 बैगर होगा ये डाउटफुल है। बट जब यही कंपनी स्मॉल इन साइज थी, अगर आपको मालूम होगा कि इसका जो आईपीओ है वो 1993 में आया था और तब उसका मार्केट कैप अराउंड 54 करोड़ था, तो किसी ने भी उस कंपनी को उस समय खरीदा होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने उसको 54 करोड़ में ही खरीदा होता। किसी ने यदि इस कंपनी को 100 करोड़ में, 200 करोड़ में, 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में, 2000 करोड़ में, 5000 करोड़ में भी खरीदा होता तो इट वुड हैव बीन 100 बैगर्स। तो यदि किसी ने शायद 100 करोड़ में खरीदा होता तो उसके लिए तो थाउजेंड्स ऑफ बैगर बन जाता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय व्हेन द कंपनी इज स्मॉल इन साइज। तो जैसे कि ये ऐसे ही है जैसे कि कोई छोटा सा प्लांट है और उस प्लांट में जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो स्कोप ऑफ ग्रोथ आपको एक ट्री में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वी शुड इन्वेस्ट व्हेन द कंपनी इज स्मॉल लाइक अ प्लांट, तभी उसमें से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है कि जब आप किसी स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्मॉल कंपनी 10-20x भी हो जाती है तो भी स्मॉल ही रहती है। यदि मान लीजिए कि कोई 100 करोड़ की कंपनी है, हमने खरीदी, वहां से अगर 20x भी हो जाती है तो वो 2000 करोड़ की ही कंपनी होगी, उस समय भी वो स्मॉल इन साइज ही होगी। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां पे कि हम 50 एंड 100 करोड़ की ही कंपनी देखें, बट वी शुड नॉट फोकस इन द लार्ज कैप सेगमेंट। तो यहां बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको स्मॉल कैप के अंदर मिल जाएंगी, तो वहां पे हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वहां पे हमको ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर बात करते हैं स्टारबक्स के बारे में भी। वो कहते हैं कि 1971 में स्टारबक्स स्टार्टेड विद अ स्मॉल स्टोर, है ना, बट अगर हम आज की बात करेंगे तो इट इज लाइक मार्केट कैप ऑफ 137 बिलियन डॉलर्स। अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करते हैं तो 10 लाख करोड़, है ना। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल स्टार्टेड इन 1976, है ना, विथ 10,000 डॉलर्स। आज की तारीख में उसका मार्केट कैप आप देखते हैं तो 2.45 ट्रिलियन डॉलर। आप इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करके देखिए, है ना, इट वुड बी लाइक 1,83,75,000 crores. So when the companies are small in size and you see that there is a scope of growth, then definitely we can invest. तो it is an important lesson। जो सबसे पहला लेसन ऑथर यहाँ पे बताते हैं, वो कहते हैं कि आप तब इन्वेस्ट कीजिए जब कंपनीज जो हैं वो छोटी हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट लेसन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हमें बिल्कुल ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, वो है प्रेफर लो मल्टीपल्स। मतलब उन कंपनीज में हम ध्यान दें जहां पे कि अभी जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग है, वो कम हो। वो ये नहीं कहते हैं कि आप केवल और केवल वही स्टॉक्स देखें जो कि 4 और 5 के पी पे अवेलेबल हैं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको एक अच्छी कंपनी अगर लो मल्टीपल्स पे मिल जाती है तो दैट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी कंपनी हमको लो मल्टीपल्स पे नहीं मिलती है, तो उस पर भी हम अभी बात करेंगे। इंडियन कंटेक्स्ट में भी हम कुछ कंपनीज देखेंगे और यूएस की भी कुछ कंपनीज हम देखेंगे। और ये लो मल्टीपल के लिए इतना ज्यादा क्यों उन्होंने बोला है, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 500 करोड़ और इसका जो पी है दैट इज 50, और हमें मानते हैं कि ये कंपनी की जो अर्निंग है वो अगले 10 साल तक 25% से ग्रो हो रही है, और 10 साल तक ग्रो होने के बाद भी इसका जो पी है वो 50 ही रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई है। और जैसे जैसे अर्निंग ग्रो हुई है तो वैसे वैसे मार्केट कैप भी ग्रो हुआ, क्योंकि पी आपका पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। तो मार्केट कैप जो आपका 500 करोड़ था, वो मार्केट कैप आपका हो जाता है 4656 करोड़। तो यहां पे यदि हम देखते हैं तो जो कंपनी
कंपनी यहाँ पे कितने टाइम ग्रो हुई है, तो कंपनी यहाँ पे 9.3 टाइम ग्रो हुई है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, कंपनी बी 500 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी का जो पीई रेशियो है 25 है। ये कंपनी भी 25% से ग्रो कर रही है और इस कंपनी का पी चूंकि 10 साल तक 25% से ग्रो किया है तो मार्केट इसको ज्यादा वैल्यूएशन देने लगता है और ये कंपनी अब 25 पी से बढ़ के 50 का पी हो जाती है। और यहां पे जो मार्केट कैप है 10 साल के बाद, चूंकि केवल और केवल अर्निंग ग्रोथ नहीं हुई है बल्कि पीई की भी ग्रोथ हुई है, तो आपकी अर्निंग ग्रोथ तो हो गई, ठीक है 9.3 टाइम्स, तो स्टॉक उस हिसाब से 9.3 टाइम्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर 25 का पी जब 50 का पी हो जाता है तो यहां पे उसका भी एडवांटेज मिल जाएगा। तो 9.3 इंटू 2 मतलब यहां पे 18.6 टाइम आपका स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि अर्निंग 9.3 बढ़ी मगर स्टॉक आप देखेंगे कि 18.6 टाइम्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द री रेटिंग इन पीई मल्टीपल। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, अगेन 500 करोड़ का मार्केट कैप है, द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 10, अर्निंग अगेन 25% के हिसाब से ग्रो होती है और अगेन यहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी है इसीलिए पीई की भी री रेटिंग हो जाती है। नाउ द पीई बिकम्स 50। अब यदि अगर पीई 50 हो जाता है तो देखें पहले पीई वाज 10, नाउ इट इज 50, तो 5 टाइम्स आपको यहां पे ग्रोथ मिल जाती है और 9.3 टाइम्स तो अर्निंग बढ़ी है, तो 9.3 इंटू हम अगर 5 करते हैं तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ग्रो हो जाता है 46.56 टाइम्स और आपका मार्केट कैप जो 500 करोड़ था वो बढ़ के हो जाता है 23,280। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है अर्निंग ग्रोथ का और साथ ही साथ पीई ग्रोथ का, ये एक साथ जब प्ले आउट होता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में आएगा कि जो कंपनीज इस तरह से ग्रो कर रही हैं वो आपको 10 के पीई पे नहीं मिलती हैं, तो हम उस पर भी चलिए आते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अल्काइल अमाइंस की। अल्काइल अमाइंस आपको मालूम होगा कि ये जो स्टॉक है ये पिछले 5 साल में 33 बैगर्स हो चुका है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पे जो अर्निंग्स हैं वो 6 टाइम्स ही ग्रो हुई है, वो 33 टाइम्स ग्रो नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो यदि आप इसको 5 साल पहले देखेंगे, इसका जो पी था दैट वाज 12-13। टुडे द पी ऑफ दिस कंपनी इज 65। तो यहां पे क्या हुआ, अब अल्काइल अमाइंस की अगर हम बात करें, इट इज अ वंडरफुल कंपनी बट इट वाज अवेलेबल एट अ डर्ट चीप वैल्यूएशन। तो कई बार मार्केट में इस तरह के वैल्यूएशंस में अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि लोगों का ध्यान इस पे कई बार नहीं रहता है। स्टॉक मार्केट में कई बार इस तरह के इरेशनल वैल्यूएशन पे वंडरफुल स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं, यह है कि ज्यादातर लोगों का ध्यान उसमें नहीं रहता है। एक और कंपनी की हम बात करेंगे जो कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, वो है दीपक नाइट्राइट। अगर दीपक नाइट्राइट को आप 2 साल पहले देखते हैं 1920 में अगर देखते हैं तो वो कंपनी भी 11 और 13 के पी पे अवेलेबल थी। आज की तारीख में उसका पी है 30। अगर 2019 में अगर आप देखते हैं तो 225 रुपए स्टॉक प्राइस था, आज की तारीख में अराउंड 2100 है। तो ऑलमोस्ट 9-10 बैगर्स ये हो चुका है, मगर आप देखेंगे कि अर्निंग 9-10 टाइम्स नहीं बढ़ी है। अगेन यहां पे री रेटिंग का कॉम्बिनेशन प्ले आउट हुआ है। इसी प्रकार से यूएस के भी कुछ स्टॉक्स की बात ऑथर यहां पे करते हैं। वो एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, एमटीवाई फूड्स। एमटीवाई फूड्स इनिशियली वाज अवेलेबल एट अ पी ऑफ 3.5। अगले 10 साल में इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो 12.4 टाइम्स बढ़ी है, ध्यान दीजिएगा। मगर जो स्टॉक है इन 10 सालों में वो 100 बैगर हो चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो 3.5 टाइम्स का जो पीई था इट बिकेम पीई ऑफ 27। तो यहां पे 3.5 से 27 प्ले आउट हुआ और साथ ही साथ 12.4 टाइम्स आपकी अर्निंग हुई और इस कारण से वो स्टॉक जो है वो 100 बैगर्स हो गया। हालांकि इस तरह के स्टॉक्स कम देखने को मिलते हैं, मगर यहां पे ऑथर कहते हैं कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल वो देते हैं, कंपनी का नाम है हैंसन नेचुरल कॉर्पोरेशन। वो कहते हैं कि 2001 में इस कंपनी की जो अर्निंग है
पर शेयर दैट वाज 4 सेंट्स, और स्टॉक जो है उस वक्त अवेलेबल था 10 के पीई पे। 2006 आते आते अर्निंग ऑफ कंपनी पर शेयर वाज $1। तो आप देख सकते हैं कि 25 टाइम्स, अगर 5 साल का ड्यूरेशन देखेंगे तो अर्निंग जो है वो 25 टाइम्स से बढ़ चुकी थी, और जो P10 का था वो बढ़ के हो जाता है 50। अब इससे हुआ क्या कि अर्निंग तो आपकी 25 टाइम्स बढ़ी, मगर जो स्टॉक है वो आपका 125 टाइम्स बढ़ा। और आगे चल के ये जो स्टॉक अगर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हैंसन नेचुरल कॉर्पोरेशन, इसके कुछ प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे। इसका एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, दैट इज मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। ये स्टॉक 10 साल में 800 बैगर्स बन चुका था। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इफ पीई जितना कम होगा उतना अच्छा है, मगर वो ये नहीं कहते हैं कि आप 20-25 का पी पे ना करें। वो कहते हैं यदि आपको लगता है कि किसी कंपनी में अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट टू। मगर हमारा ध्यान इस बात पे हमेशा होना चाहिए, बिकॉज ये जो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इसमें से ही 100 मेगाहर्ट्ज निकल के आते हैं। उसके बाद जो तीसरा फीचर जो हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए हमारे टेम्पलेट में, वो है ग्रोथ, ग्रोथ एंड मोर ग्रोथ। फोकस ऑन ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर। उनका कहना है कि अगर आपको 100 बैगर्स चाहिए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बिना 100 बैगर पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ध्यान उन स्टॉक्स में होना चाहिए जहां पे आपको आगे चल के ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हमें इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे सेक्टर्स देखें जहां पे कि टेलविंड्स हो, जहां पे कि अपने आप वो सेक्टर ग्रो कर रहा हो, तो दैट बिकम्स मोर इजी। मगर साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कई बार कुछ बोरिंग सेक्टर्स में से भी कुछ अच्छे कंपनीज निकल के आती हैं जो कि बहुत अच्छा ग्रो करती हैं, है ना। मगर हमारा फोकस जो है वो ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। अब जैसे हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो आप प्रिंट मीडिया को देखिए। प्रिंट मीडिया में 2 कंपनीज के यहाँ पे मैं बात करूंगा। सबसे पहली है जागरण प्रकाशन, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। पिछले 5 साल का अगर इसका हम ग्रोथ रिकॉर्ड देखें तो -20% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। और आप पिछले 5 साल का कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल पहले स्टॉक प्राइस 200 रुपए था, आज स्टॉक प्राइस है 57। क्योंकि जब मार्केट देखता है कि यहां पे ग्रोथ नहीं है तो मार्केट इसको बहुत बुरे तरीके से पनिश भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें अभी हेडविंड्स हैं। तो इस तरह के सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हाँ, कई बार कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमको देखने मिल जाते हैं, उनको छोड़ के बाकी इन सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब एक और कंपनी की हम बात करते हैं, डीबी कॉर्प। आप देखेंगे पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज -14.5%। ये मैं कैगर ग्रोथ कह रहा हूं। और पिछले 5 साल का यदि हम स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो 400 रुपए जो स्टॉक 5 साल पहले ट्रेड करता था, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 85। हालांकि इन कंपनीज के आरओई आरओसी आपको अच्छे देखने नहीं मिलेंगे, मगर ऐसी भी कंपनीज हैं जिनका आरओई आरओसी बहुत अच्छा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल का आरओई आप 40 के ऊपर देखेंगे, आरओसी देखेंगे 50 के ऊपर है। मगर पिछले 5 साल का स्टॉक परफॉर्मेंस देखिए, 230 जो स्टॉक प्राइस था आज की तारीख में 130 है। वाई इट इज सो? अगेन क्योंकि इस सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे सेक्टर्स जहां पे कि आपको ग्रोथ मिले, या फिर अगर आपको लगता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ नहीं है मगर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कि अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। क्रिस मेयर का जो रिसेंट मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो उसमें बात कर रहे थे फरारी के बारे में। अगर आप देखते हैं कि ऑटो सेक्टर एक बहुत ही बोरिंग सेक्टर है। बोरिंग सेक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे आप आरओई आरओसी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो कंपनी स्ट्रगल करती हैं ग्रोथ के लिए।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं होंडा की, तो होंडा में आप देखेंगे इनका आरओई, आप पिछले 5 साल का एवरेज आरओई उठा के देखेंगे तो 8.6% है। आप टोयोटा देखिए, इट इज अ वंडरफुल कंपनी, बट इसके 5 साल का आप एवरेज आरओई उठा के देखिए, दैट इज 11%। मगर इस सेक्टर में भी क्रिस मेयर कहते हैं दैट अ वंडरफुल कंपनी, जिसका आपने नाम सुना होगा, फरारी। फरारी का अगर आप आरओई देखते हैं एवरेज पिछले 5 साल का, दैट इज 63%। आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, होंडा टोयोटा का अगर आप मार्जिन देखते हैं नेट प्रॉफिट, दैट इज 5 to 6%, मगर आप फरारी का देखते हैं तो 21%। आप ग्रोथ उठा के देखिए, और इसी कारण से आप देखेंगे कि फरारी के जो वैल्यूएशन है, फरारी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है, दैट इज फार फार बेटर देन टोयोटा एंड होंडा। तो हमारा फोकस इस बात पे हमेशा होना चाहिए, दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। उसके बाद अगला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे टेम्पलेट में होना चाहिए टू फाइंड अ 100 बैगर और मल्टी बैगर, दैट इज हाई आरओई और आरओसी। तो हमारे रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे होने चाहिए जो कंपनी हम देख रहे हैं। द रीजन बीइंग कि यदि किसी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है भी और वहां पे यदि आरओई आरओसी अच्छा नहीं है, तो कंपनी के लिए ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट इज एन इंडस्ट्री वे विच इज कैपिटल इंटेंसिव। तो आप उसमें पैसा डालते जाओ ग्रो करने के लिए। तो जितना कम पैसा हमको डालना पड़ेगा ग्रोथ लाने के लिए, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जिन कंपनीज में अच्छा आरओई आरओसी देखते हैं, 20, 25, 30% का आरओई आरओसी देखते हैं, वो कंपनीज को हमें क्या करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। और कई बार ऐसी कंपनीज भी रहती हैं जिसमें कि अभी ठीक है आरओई आरओसी अच्छा नहीं है, मगर फ्यूचर में आपको लगता है कि कंपनी कैन मेक वेरी गुड ROE ROC। He is also author also talks about Amazon. Amazon को कहते हैं कि it was a company in which the operating margins were very low, ROE ROC वगैरह भी खराब था। मगर यदि कोई डिटेल में जाके बिजनेस को समझता है तो ये समझ में आ रहा था कि कंपनी वॉज मेकिंग गुड प्रॉफिट, बट वॉट द मैनेजमेंट वॉज डूइंग, जेफ बेजोस क्या कर रहे थे कि जो अर्निंग वहां से निकल के आ भी रही थी, उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन वो R&D में डाल दे रहे थे। तो R&D में डालने के कारण जो प्रॉफिट हमारे पास हम तक पहुंच रहे थे, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहे थे, वो हमको बहुत थिन दिखाई दे रहे थे। तो बहुत लंबे समय तक इस तरह से जेफ बेजोस ने R&D में पैसा डाला, जिस कारण से हमको जो ROE ROC और जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन हैं वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे बिजनेसेस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए जहां पे कंपनी भले ही प्रॉफिट के टर्म्स में ग्रो नहीं कर रही है, मगर सेल्स के टर्म्स में ग्रो कर रही है और पैसा बहुत ज्यादा R&D में जाता जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स हमको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है मोट। मोट आर अ नेसेसिटी, ऑथर यहां पे कहते हैं। मोट का क्या मतलब है, तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सबसे पहला चॉकलेट ब्रांड आपके दिमाग में कौन सा आता है, या आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी का चॉकलेट आप गिफ्ट करेंगे, या आपको मिलता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो कौन सी कंपनी का चॉकलेट रहता है? तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है, दैट इज कैडबरी। तो कैडबरी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एंड आई एम श्योर दैट इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी एनीमोर इन इंडिया। तो हमें नहीं मालूम है कि वो किस तरह के प्रॉफिट्स अर्न करती है आज, बट इट मस्ट बी वेरी वेरी गुड। यदि हमको कैडबरी से आधे प्राइस पे भी कोई चॉकलेट यदि हमको मिलता है, तो क्या हम किसी को वो पर्टिकुलर चॉकलेट गिफ्ट करना पसंद करेंगे, या हम अपने घर भी ले जाना पसंद करेंगे? तो आंसर इज नो। तो कैडबरी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप किसी छोटे से छोटे टाउन में चले जाएं, गांव में चले जाएं, वहां पे भी आपको छोटी से छोटी दुकान पे कैडबरी ब्रांड अवेलेबल मिल जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, और ये ऐसा ब्रांड है, ऑल्दो दिस कंपनी मस्ट बी मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, इसको कंपीट करना बहुत मुश्किल है। तो जिन प्लेयर्स को कंपीट करना बहुत मुश्किल है, तो हम वहां पे कहते हैं देयर आर स्ट्रॉन्ग मोट। मोट मतलब एंट्री जो है वो इजी नहीं है दूसरे प्लेयर्स की। तो कैडबरी का मार्केट शेयर यदि हम देखेंगे तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। कोई भी कंपनी उसका मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर सकती है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
तो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको कुछ नेट पे, इंटरनेट पे सर्च करना है, तो आप कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं? तो आंसर इज गूगल। तो गूगल को compete करना बहुत मुश्किल है। आप कोई दूसरा सर्च इंजन यूज करेंगे कुछ भी सर्च करने के लिए, ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से मैं आपको कहूं कि सबसे पहला एडिसिव ब्रांड आपके दिमाग में कौन सा आता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले फेविकोल आएगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि आपको कोई बेवरेजेस में सबसे पहला ब्रांड कौन सा दिमाग में आता है, तो ज्यादातर लोगों के ब्रांड दिमाग में जो ब्रांड आएगा दैट इज कोका कोला, है ना। आप शेविंग के अंदर आप देखेंगे जिलेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं, दीज कंपनीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोट। तो ये तो हो गया ब्रांड। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के मोट होते हैं। जैसे एक है टेक्निकल नो हाउ, इट इज ऑल्सो अ मोट, कि किसी एक मान लीजिए कोई केमिकल कंपनी है और एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, एंड उसका प्रोडक्शन किसी और कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको कैसे किया जाता है, इट इज वहां पे बहुत सारा R&D लगेगा, बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। तो इसलिए कई बार, उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इंडियन कंटेक्स्ट में, एक कंपनी है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स। ये टायर्स के लिए इनसॉल्युबल सल्फर बनाती है। इंडिया में इकलौती कंपनी है जो कि इनसॉल्युबल सल्फर बनाती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोड, ठीक है। कई बार जब हम मोड की बात करते हैं तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी अपने आप में एक मोड हो जाता है, या कई बार एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड हो जाता है। तो इंडिया हम बात करें तो इंडिया में जैसे एशियन पेंट्स की बात करें तो कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो वो अपने आप में एक मोड की तरह वर्क करता है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में अपने आप में बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो ये हम मोड की यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर 100 बैगर, और हमको लगता है कि कोई कंपनी है जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, तो वेन एवर एनी सम कंपनी विल ग्रो एंड हैव गुड मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हैं, तो व्हाट वी विल सी कि बहुत ही जल्दी दूसरे प्लेयर्स भी उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में आना चालू कर देंगे, और उस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो उससे ले लेंगे। तो उससे बचने के लिए हमारे पास मोट होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई मोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला जो एक फीचर हमें देखना चाहिए दैट इज लॉन्ग रनवे। ऐसे सेक्टर देखिए, ऐसी कंपनीज देखिए जिनका रनवे बहुत लंबा होना चाहिए। जैसे इंडिया में हम बात करें तो आईटी सेक्टर आप देखें, 2000 से लेकर अभी 2021 तक इस सेक्टर में बहुत अच्छा रनवे रहा है ना। फार्मा सेक्टर आप देखेंगे बहुत अच्छा रनवे रहा है ना। इंडिया में अगर हम बात करें अभी, पैथोलॉजी सेक्टर आई थिंक हैज अ वेरी लॉन्ग रनवे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मॉम्स एंड पॉप पैथोलॉजी सेंटर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नेशनल प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे डॉक्टर लाल है, थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है। तो ये प्लेयर्स जो हैं ये अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से मार्केट ले रहे हैं, और अभी ये मेरे ख्याल से शुरुआत है, ये बहुत लंबा चलेगा, मगर अगेन ये मार्केट इसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे मैं बात करूं डॉक्टर लाल की, इट इज अ वेरी गुड कंपनी, मगर आप वैल्यूएशन आपको यहाँ पे सस्ता नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से 100 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा। उसी प्रकार से एक सेक्टर है जिसमें कि मेरे को लगता है कि लंबा रनवे है, दैट इज एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो हम मेडिसिन बनाते हैं, तो मेडिसिन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एपीआई। तो एपीआई में चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, और आफ्टर कोविड पूरी दुनिया जो है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पे काम करना चाह रहे हैं। मतलब एक ऑल्टरनेट कंट्री के ऊपर नजर है पूरी दुनिया की। वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम करना चाह रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो इंडिया हो सकता है। तो यहां पे भी मुझे लगता है कि एक लॉन्ग रनवे है, तो हमें देखना चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर यदि हमको कुछ ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो कि स्मॉल इन साइज हो, लो मल्टीपल हो, और बाकी जो क्वालिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये तो हमने अभी बात की उन क्वालिटीज की जो कि एक कंपनी के अंदर होनी चाहिए, मगर साथ ही साथ ऑथर कहते हैं कि इनके साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव qualities in ourselves as an investor to get the maximum return out of these 100 baggers. This is very important. तो उसमें से सबसे पहला लेसन जो है वो ऑथर कहते हैं bet big. It is very important. अब ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसके ऊपर भी वॉरेन बफेट का एक कोट है. यहां पे वॉरेन बफेट कहते हैं आई कांट बी इन्वॉल्व इन 50 और 75 थिंग्स. That's a no-arc way of investing. You end up with a zoo that way. I like to put meaningful amount of money in a few things. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पूरा पोर्टफोलियो 5 लाख रुपीस का है और आपके पोर्टफोलियो में 100 कंपनीज हैं और सब में आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं. अब इनमें से यदि एक 100 बैगर निकल के भी आता है तो वो 5,000 का जो आपका इन्वेस्टमेंट था दैट बिकम्स 5 लाख. अब मैं कंसिडर करता हूं कि बाकी सारे जो आपके स्टॉक्स हैं वो एज इट इज रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ नीचे जाएं कुछ ऊपर आए. मैं मानता हूं कि वो सारा का सारा स्टेबल रहता है आपका इन्वेस्टमेंट, और एक इन्वेस्टमेंट जो है आपका 100 बैगर हो जाता है. तो ये जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है वो आपका हो जाता है 5 लाख, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम 5 लाख मान लेते हैं. तो आपका टोटल जो पोर्टफोलियो 5 लाख का था वो बढ़ के हो जाता है 10 लाख रुपए. तो इवन दो यू हैव गॉट 100 बैगर, मगर आपका जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है वो केवल और केवल 2 बैगर ही रहा. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है और किसी भी स्टॉक में आपने मीनिंगफुल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट द मैक्सिमम रिटर्न ऑफ द 100 बैगर्स. यू हैव टू बेट बिग, यू हैव टू इन्वेस्ट अ मीनिंगफुल अमाउंट. तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ रहता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं. तो जब कभी भी हमें किसी कंपनी में अच्छा कन्विक्शन है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट अ मीनिंगफुल अमाउंट. तो ये जो अगर इसकी जगह हम क्या करते, ये 5 लाख में हम 100 स्टॉक्स की बजाय केवल 10 स्टॉक्स हम रखते, जहां पे हमने प्रॉपर रिसर्च किया है और प्रॉपर एनालाइज किया है और फिर इन्वेस्ट किया है, तो 50,000 यदि हम वहां पे इन्वेस्ट करते और उसमें से एक मल्टी बैगर 100 बैगर निकल के आता है, तो वो 50,000 आपका बन जाता है 50 लाख. तो वो जो 50 लाख बन जाता है, तो आपका जो 5 लाख का पोर्टफोलियो था वो कुछ नहीं तो 10x आपको रिटर्न्स दे सकता है. और दैट इज द पॉसिबिलिटी इज मोर ऑफ गेटिंग 100 बैगर आउट ऑफ दीज 10 स्टॉक्स, बिकॉज यहां पे आपने प्रॉपर रिसर्च किया है. और वहां पे अगर आप 100 स्टॉक्स लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे बहुत मुश्किल है कि आपने उस पर प्रॉपर वर्क किया हो, प्रॉपर रिसर्च किया हो. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेसन एज एन इन्वेस्टर वी शुड लर्न. Bet big. Second very important lesson is don't get bored. लोग बोर हो जाते हैं, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए. हम क्या करते हैं कि स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं. तो इस कारण से अगर आपने कोई 100 बैगर ले भी लिया तो आप उसमें से 100 बैगर रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हो. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कि इन्फोसिस 20 साल से होल्ड करके बैठे होंगे, श्री सीमेंट कई सालों से होल्ड करके बैठे होंगे, हीरो मोटर्स आप देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, बहुत कम लोग मिलेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे एक और एग्जाम्पल ऑथर देते हैं वॉरेन बफेट का. वो कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने 1995 का जो लेटर है, बफेट जो है वो हर साल एक लेटर टू शेयर होल्डर्स लिखते हैं, बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी है उनके शेयर होल्डर्स के लिए. तो 1995 के जो लेटर टू शेयर होल्डर है उसमें उन्होंने लिखा है कि 1966 में उनको डिज्नी कंपनी में उनके जो वैल्यूएशन थे वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे. उस वक्त पूरा का पूरा जो डिज्नी था दैट वाज अवेलेबल एट लेस देन $90 million, और the company was making very good money and it was like available at a very dirt cheap valuation. तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, 1966 में 31 सेंट्स पर शेयर में वो स्टॉक खरीदा, और 1966 में खरीदा और 1967 में 48 सेंट्स पर शेयर में उन्होंने बेच दिया.
ही मेड वेरी गुड रिटर्न्स, लाइक 55% गेन हुआ उनको एक साल के अंदर, और उन्होंने बहुत अच्छा, मगर वो कहते हैं कि इट वॉज अ वेरी बैड प्रॉफिट बिकॉज नाउ, जब वो लेटर उन्होंने शेयर होल्डर्स को लिखा है, वो कहते हैं कि नाउ द शेयर इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ $66 एंड ही बॉट इट एट 31 सेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स बने। स्टॉक ने तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए, मगर वॉरेन बफेट कहते हैं कि यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसे बहुत ही शॉर्ट रन में बेच दिया और मैंने इसको होल्ड नहीं किया। इस तरह की बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि हम लोग आमतौर पे करते रहते हैं, मैंने भी की हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे इन्वेस्टर इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो स्टॉक प्राइस है वो वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें तो ठीक है, उनकी एक ये गलती है, अदरवाइज ही हैज मेड अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक्स। ही इज वेरी गुड एट होल्डिंग द स्टॉक। यदि हम नेटफ्लिक्स की बात करें, यहाँ पे ऑथर बताते हैं अपनी बुक में, उन्होंने लिखा है नेटफ्लिक्स विच हैज बीन अ 60 बैगर सिंस 2002। ये बुक जब लिख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दिस कंपनी हैज लॉस्ट 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन अ सिंगल डे 4 टाइम्स। ऑन इट्स वर्स्ट डे इट फेल 41%। तो आप देख सकते हैं व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द कंपनीज, क्योंकि आपके खरीदने के बाद वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जाएगा ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। और तो और वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स में देयर वाज अ 4 मंथ स्ट्रेच where it dropped 80%। तो ऐसे समय में it becomes very very difficult for us to hold a company। तो that is the difficult most difficult part। और कई लोग तो क्या करते हैं कि उनको एक्साइटमेंट चाहिए, और स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट। तो बार बार स्टॉक्स को खरीदना बेचना, इसमें लोगों को बहुत मजा आता है, आनंद आता है। बट अगर आप सीरियस मनी बनाना चाहते हैं तो इट इज नॉट द करेक्ट वे, है ना। जो करेक्ट वे है वो थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा नहीं बहुत बोरिंग है। यू हैव टू होल्ड द स्टॉक्स फॉर ईयर्स। अगला जो एक लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, वो कहते हैं अवॉइड मैक्रो न्यूज, है ना। हम लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है वो हमेशा इंटरेस्ट रेट्स पे रहता है, ऑयल प्राइस पे रहता है, जीडीपी पे रहता है। यहाँ पे वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ फेड चेयरमैन वर टू विस्पर टू मी what his monetary policy was going to be over the next 2 years, it wouldn't change one thing I do। और हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि आने वाले समय में इंटरेस्ट किधर जाएंगे, ऑयल प्राइस किधर जाएगा, जीडीपी किधर जाएगा। तो इफ़ वी आर रियली इंटरेस्टेड इन 100 बैगर्स, तो ये सारे मैक्रो न्यूज़ को हमें देखना बंद करना पड़ेगा। हमें हमारी पूरी एनर्जी इन 100 बैगर्स को स्टडी करने में लगानी चाहिए, ना कि मैक्रो पे लगानी चाहिए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में यहाँ पे ऑथर बात करते हैं। वो कहते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट स्टडीज ऑफ ऑल टाइम इज बाय दलबर रिसर्च एजेंसी। दलबर रिसर्च एजेंसी ने एक रिसर्च की है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने जब स्टडी की थी तब तक के स्टेट्स ये बताते हैं कि एक एवरेज म्यूचुअल फंड में अभी तक का जो रिटर्न बना है दैट इज 13.8% पर ईयर। मगर वो ये भी बताते हैं कि एक एवरेज इन्वेस्टर ने जो रिटर्न्स उन म्यूचुअल फंड्स में से बनाए हैं दैट इज ओनली 7%। तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल कि म्यूचुअल फंड तो 13.8% बना रहा है, मगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो केवल 7% बना रहे हैं। दैट इज बिकॉज इन्वेस्टर्स ट्राई टू चेज रिटर्न्स। आप फिगर्स उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कब होते हैं मार्केट में? जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, जब मार्केट बहुत पीक पे होता है तब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, और जब मार्केट नीचे होता है तब सबसे कम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि जब बहुत अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं तब वो मार्केट में एंट्री लेते हैं, और जब देखते हैं कि रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं तब वो बाहर निकलते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा हर्डल है जो कि हम खुद अपने लिए लेके आते हैं। तो यदि आप 100 बैगर्स को टारगेट कर रहे हैं तो इसे आपको भूलना पड़ेगा। तो यदि आप केवल और केवल रिटर्न चेस करते हैं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट 100 बैगर। लाइक अगर आपने 100 बैगर ले भी लिया है तो कुछ नहीं होगा, है ना।
तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं द बिगेस्ट हर्डल टू मेक 100 टाइम्स योर मनी इन अ स्टॉक और इवन जस्ट ट्रिपलिंग इट मे बी द एबिलिटी टू स्टमक द अप्स एंड डाउन्स एंड होल्ड ऑन। तो ये रिटर्न्स के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा हमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो अगला और आखिरी लेसन ऑथर कहते हैं वो कहते हैं इग्नोर फोरकास्टर्स। आप देखेंगे कि हम केवल फोरकास्ट करते रहते हैं, मीडिया में भी आप देखेंगे फोरकास्टिंग होती रहती है कि मार्केट किधर जाएगा। आई एम टेलिंग यू इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट कि मार्केट किधर जाएगा। एक ही चीज यहाँ पे तय है कि मार्केट विल फ्लक्चुएट, दैट्स ऑल। अगर किसी को मालूम होता कि मार्केट किधर जाएगा तो आप सोच के देखिए कि कोविड टाइम्स में कहाँ थे वो फोरकास्टर्स, कहाँ थे वो लोग जो कि बताते रहते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह से मार्केट क्रैश करेगा, और क्रैश किया वहां तक तो ठीक था, उसके बाद किसको मालूम था कि मार्केट इस तरीके से रिकवर करेगा और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा, किसको मालूम था। तो डोंट फ्रेट सो मच विद द गैसेस एल्स वेयर द स्टॉक मार्केट माइट गो, कीप लुकिंग फॉर द ग्रेट आइडियाज। तो हमारा फोकस मैक्रोस पे, फोरकास्टिंग पे नहीं रहना चाहिए, हमारा फोकस केवल और केवल इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रहना चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर वे टू गेट अ मल्टी बैगर, 100 बैगर एंड गेट आउट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ दिस स्टॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लेसन्स थे क्रिस मेयर की बुक 100 बैगर्स में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।